हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिनव है और आज से हम लर्निंग्सा के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, लर्निंग्सा के इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम रोज़ 10 बजे डेली के करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है। सो आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज की तारीख है February 12, 2025। आज के दिन पे हमारा पहला टॉपिक है AI एक्शन समिट। ठीक है। सो कुछ की हाईलाइट्स देख लेते हैं। पहली बात, AI एक्शन समिट 2025 होगा रही है। AI एक्शन समिट 2025 हो रही पेरिस में, जिसको इंडिया भी चेयर कर रहा है। किसके साथ? फ्रांस के साथ। सो इट इज़ को चेयर्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस। फ्रांस और इंडिया मिलकर इसको को चेयर कर रहे हैं। ठीक है। ये हो क्या रहा है? पेरिस में हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? सो इसका ऑब्जेक्टिव है एस्टैब्लिशिंग ग्लोबल AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स बियॉन्ड रिस्क मैनेजमेंट। इसका जस्ट इतना समझो, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ग्लोबल AI गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को इस्टाब्लिश करना है। कैसे ग्लोबली AI के लिए मतलब रूल्स बनेंगे ग्लोबली पूरा, उसके लिए हमें उसका एक गवर्नेंस का फ्रेमवर्क इस्टाब्लिश करना है। सो वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं और उन्होंने एक स्पीच दी है। ठीक है। सो उनकी स्पीच से ना हम कुछ की पॉइंट्स टेक अवे कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने ना सबसे पहले एडवोकेट करा कि AI का जो बेनिफिट है ग्लोबल साउथ के लिए, कैसे AI जो है वो ग्लोबल साउथ या पूरे वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उन्होंने उसका पक्ष लिया, उन्होंने AI का पक्ष लिया है कैसे वो सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने जिक्र करा है कि AI से जॉब्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, बट AI जो है वो उनको ट्रांसफॉर्म करेगा, लोगों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। जैसा कि हमने पहले भी देख रखा है, हिस्ट्री ने भी हमें बताया है, ये प्राइम मिनिस्टर की वर्ड्स है कि हिस्ट्री ने हमें बताया है कि जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो जॉब खाती नहीं है, वो नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को खोलती है, वो नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को मौका देती है। इसलिए उन्होंने AI को और सपोर्ट करने के लिए सबसे गुजारिश की है, सबसे हेल्प मांगी है। ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला है कि हमें ना हमारे वर्कफोर्स को रीस्किल करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रही है AI के आने के बाद से, उसके लिए ना वो स्किल्ड हो पाएँ। ठीक है। और तीसरा उन्होंने बात करा है अनबायस्ड AI डेटा सेट के लिए, अनबायस्ड AI डेटा सेट के लिए उन्होंने बात करा। तीसरा उन्होंने बोला कि ही कॉल्ड फॉर बिल्डिंग एन अनबायस्ड AI डेटा सेट एंड डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी। दूसरा उन्होंने बात करा है फॉर बिल्डिंग अनबायस्ड AI डेटा सेट्स एंड डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी। आजकल हमने देखा है ना, अभी के जो AIs हैं, खास करके कुछ AIs ना वो थोड़ी सी बायस्ड हैं, वो अनबायस्ड नहीं है। तो PM मोदी ने कहा है कि AI को जो डेटा सेट दिए जा रहे हैं, जो डेटा सेट AI को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो अनबायस्ड होनी चाहिए। AI सीखता कैसे? AI को बेसिकली हम एक डेटा सेट देते हैं जिसके थ्रू वो सीखता है। AI जस्ट लाइक अ बेबी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको जो सिखाओगे, जो उसके दिमाग में फीड करोगे, वो सीखेगा। उसी बेसिस पे सेम टू सेम वैसे ही AI भी काम करता है। AI को हमें एक पर्टिकुलर डेटाबेस देना होता है, वो उस डेटाबेस को पढ़ता है, उससे समझता है, उससे सीखता है। तो हमने अभी देखा है कि AI को जो डेटाबेस दिए जा रहे हैं वो बायस्ड है, वो किसी एक रिलीजन, एक कंट्री के अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट नहीं, एक रिलीजन, एक कंट्री की तरफ बायस्ड है। सो PM मोदी ने कहा है कि AI का जो डेटा सेट है वो अनबायस्ड होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? पहला उन्होंने बोला है कि AI से ना सबको बेनिफिट होगा। ठीक है। ही एडवोकेटेड फॉर AI बेनिफिटिंग द ग्लोबल साउथ। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि AI डज नॉट डिस्ट्रॉय जॉब्स, AI जॉब्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा बल्कि उनको ट्रांसफॉर्म करेगा। तीसरा उन्होंने बोला है कि AI जो जॉब्स को ट्रांसफॉर्म करेगा उसके लिए हमें हमारे वर्कफोर्स को रिस्किल करना पड़ेगा। ठीक है। तो उन्होंने चौथा बोला है कि हमें एक अनबायस्ड AI डेटा सेट बनाना होगा और जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोक्रेटाइज करना होगा। ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन AI, ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन AI। सो ये जो समिट हुई है, समिट हुई नहीं है, समिट जो हो रही है पेरिस में, उसमें ना एक स्टेटमेंट पे साइन किया गया है जिसको टोटल 58 कंट्रीज ने साइन किया। कितनी कंट्रीज ने साइन किया? टोटल 58 कंट्रीज ने साइन किया। कौन कौन कंट्रीज है? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर्स, और भी कंट्रीज है। ठीक है। इसको किन्होंने साइन नहीं किया? इसको US एंड UK इन्होंने साइन नहीं किया है। ठीक है। चलो, उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? Inclusive and sustainable AI for people and the planet. I am repeating it again. What is the name of that statement? It is inclusive and sustainable AI for people and the planet. चलो, अभी इस स्टेटमेंट के ना एस्पेक्ट्स क्या क्या है, मेन एस्पेक्ट्स क्या क्या है। सो पहला एस्पेक्ट है
इंश्योरिंग एआई एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रस्ट। सबसे पहले हमें एआई को एक्सेसिबल बनाना होगा सबके लिए और सबका उस पर ट्रस्ट लाना होगा, इसकी हमें इंश्योर करना होगा, ठीक है। दूसरा है प्रिवेंटिंग मार्केट कॉन्सेंट्रेशन इन एआई इंडस्ट्रीज, मतलब बेसिकली एआई की जो इंडस्ट्रीज है उसमें मोनोपोली या डुओपोली या ओलिगोपोली ना हो जाए, हमें मार्केट को ओपन रखना होगा। बेसिकली मार्केट में हमें मार्केट को ओपन रखना होगा, ठीक है। इसमें मोनोपोली, डुओपोली या ओलिगोपोली ना हो। आपको पता है ना मोनोपोली मतलब जब कोई एक सेलर होता है पूरे मार्केट में, डुओपोली मतलब पूरे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 सेलर है, और ओलिगोपोली मतलब पूरे मार्केट में कुछ ही सेलर्स है, मतलब 2 से ज़्यादा, और जब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 2 से थोड़े ज़्यादा, तो वी कॉल इट ओलिगोपोली, ओके। इसमें तीसरा की एस्पेक्ट है इसका एड्रेसिंग एआई इम्पैक्ट ऑन लेबर मार्केट। एआई का जो इम्पैक्ट लेबर मार्केट पे क्या हो रहा है उसके इम्पैक्ट को भी हमें एड्रेस करना होगा। वही चौथा पॉइंट है, यूएस एंड यूके ने इसको साइन नहीं करा है। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट बोला है कि वो वहाँ आए थे, ही वॉज फोकस्ड ऑन एआई अपॉर्चुनिटीज़ रेदर देन एआई सेफ्टी। उन्होंने बोला कि वो यहाँ पे एआई की अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करने के आए थे, ना कि एआई की सेफ्टी पे। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उनके हिसाब से जो सबसे पहला एआई समिट हुआ था ना, समिट जो कि यूके में हुआ था, वहाँ पे हमने एआई सेफ्टी के बारे में बात करी थी, ब्लेसली डिक्लेरेशन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिक्लेरेशन? ब्लेसली डिक्लेरेशन। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साउथ साउथ क्लाइमेट कोऑपरेशन। इसमें कॉप का जिक्र है, कॉप 29, जो कि हुआ था बाकू अजरबैजान में, जिसको हम क्लाइमेट फाइनेंस कॉप के नाम से भी जानते हैं। मेन फोकस क्या था इसका? ऑपरेशनलाइजिंग आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। इसमें जो आर्टिकल 6 है, इसमें इसका मेन फोकस था कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका जो आर्टिकल 6 है, पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 6 है उसको ऑपरेशनलाइज करना है, ठीक है। इसका आउटकम क्या था? व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस? सो आउटकम ऑफ दिस वाज एडॉप्शन ऑफ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी। हमने एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म अडॉप्ट किया था, किसके लिए? कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए, कार्बन न्यूट्रल होने के लिए, ठीक है। एक बार हम आर्टिकल 6.2 पर नजर डाल लेते हैं कि व्हाट इज आर्टिकल 6.2 विच इज मेंशन्ड, ठीक है। कौन क्या है वो? आर्टिकल 6.2 इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटेट्स ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स टू हेल्प कंट्रीज मीट दियर एनडीसीज। एनडीसीज मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि कोई भी कंट्री अपने कार्बन क्रेडिट्स को बेच सकती है। मतलब जैसे मान लो दिस इज कंट्री 1, ठीक है, एंड दिस इज कंट्री 2। कंट्री 1 ने क्या करा, इसके पास मौका था या इसको लिमिट थी कि ये ना 200 पॉइंट्स के कार्बन को, मतलब एग्जॉस्ट, सॉरी नॉट एग्जॉस्ट, इसको ये है कि वो 200 पॉइंट्स के कार्बन को एमिट कर सकता है, ठीक है। बट इसने क्या करा, इसने सिर्फ 150 कार्बन्स एमिट करे, ठीक है, 150, ओके। बट ऑन दिस सेकेंड हैंड, दिस इज कंट्री 2, इसको था, इसको भी सेम, इसको भी 200 ही एमिट करने की, मतलब इसको भी 200 एमिट करने की वो लिमिट थी। बट इसने क्या करा, इसने ना 250 एमिट कर दिया। सो इसने यहाँ पे अपने 50 बचा लिए हैं, इसने यहाँ पे अपने 50 ज़्यादा खर्च कर दिए हैं। तो ये क्या करेगा, दिस कंट्री विल पे द सेकेंड कंट्री कि भाई आपके पास ये जो 50 कार्बन क्रेडिट बची हुई है आप हमें दे दो, ठीक है। सो होगा ये कि ये जो कंट्री 1 थी एंड दिस इज कंट्री 2, कंट्री 1 को अपनी मेहनत के लिए, अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते उसने जो अपने कार्बन एमिशन कम किए थे उसकी वजह से उसको फाइनेंशियल हेल्प मिली। वही ऑन द सेकेंड हैंड इस कंट्री ने, जो कंट्री 2 ने, उसने जो एक्स्ट्रा कार्बन एमिट किए थे उसके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा जो कि ये कंट्री इसको इशू कर देगी। क्यों? क्योंकि इसने इसको पैसे दिए हैं, ठीक है। सो ये था इसमें। सो आर्टिकल 6.2 टॉक्स अबाउट दिस। अब हम बात करते हैं इंडिया का पोजीशन क्या है और चैलेंजेस क्या है। पहली बात तो इंडिया ग्लोबली 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस का एमिटर है, 3rd लार्जेस्ट आफ्टर यूएसए एंड चाइना, ठीक है। बट 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर होने के बाद इंडिया के पास ना क्लाइमेट फाइनेंस सपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब हम इंडिया के एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के गोल्स क्या वो देखेंगे। पहला गोल है इंडिया का, रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030। 2030 तक हमें अपनी एमिशन इंटेंसिटी को 45% कम करना है। कब तक? 2030 तक, ठीक है।
सेकेंड हमारा एनडीसी है, एडवोकेट्स फॉर 1 ट्रिलियन इन एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम डेवलप्ड नेशन। 1 ट्रिलियन इंडिया इज डिमांडिंग डेवलप्ड नेशन से कि आप कंट्रीब्यूट करो, बेसिकली आप हमें फंड दो 1 ट्रिलियन का एनुअली, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज आवर साउथ साउथ कोऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा साउथ साउथ कोऑपरेशन कि जो भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनका कोऑपरेशन। वी नो द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ से ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ ना। let me explain it to you again, okay? So global north is all those developed countries जो कि develop हो चुके हैं, but global south is developing और under developed countries जो कि अभी develop हो रहे हैं या वो under developed हैं, ठीक है। वैसे countries are global south and जो countries developed हो चुकी हैं they are global north. So developing countries are voluntary funding each other. डेवलपिंग जो कंट्री है वो एक दूसरे को वॉलंटरी फंड कर रही है, ठीक है। इंडिया कैन लीड विद एक्सपर्टीज इन रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टूल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। साउथ साउथ कोऑपरेशन में हम ये बात करें कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज है, वो वॉलंटरी एक दूसरे को फंड कर रही है, जिसमें इंडिया जो है वो लीड कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास ना एक्सपर्टीज़ है। किस किस चीज़ में इंडिया के पास एक्सपर्टीज़ है? रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपर्टीज़ है, डिजिटल टूल्स में एक्सपर्टीज़ है एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। चलो ये तो हमारे हो गए, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। थर्ड हमारा टॉपिक है अलीगल रेमेडी। बेसिकली इसमें हुआ ये है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है ना, उसने एक कॉन्ट्रोवर्शियल बेल दी है, एक कॉन्ट्रोवर्शियल बेल जारी की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। क्या थे कंडीशंस? एक केस है अतुल गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसमें जो बेल है वो बेल ग्रांटेड टू रेप अक्यूज्ड ऑन कंडीशन ऑफ मैरिंग द सर्वाइवर, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस अतुल कौन से केस में? अतुल गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025 केस में बेल ग्रांट की है अक्यूज्ड को, रेप अक्यूज्ड को, किस कंडीशन पे? कि वो जो सर्वाइवर है उसके साथ वो शादी करेगा। इस कंडीशन पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट की है, ठीक है। पहली कंडीशन कि आप सर्वाइवर से शादी करो, और दूसरी कंडीशन रखी उन्होंने कि 5 लाख फाइनेंशियल सिक्योरिटी दो। दो कंडीशन क्या क्या है? पहला कि आप सर्वाइवर से शादी करोगे, ठीक है, और दूसरा कि आप उसको 5 लाख की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दोगे। सेम एक और केस हुआ था ऐसा, अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2024, सेम, इसमें भी बेल गिवन ऑन द कंडीशन दैट अक्यूज्ड मैरी द सर्वाइवर एंड केयर फॉर देयर न्यू बॉर्न। इसमें भी सेम कंडीशन थे बट स्लाइट डिफरेंस। इसमें भी सेम था कि अक्यूज्ड तो था, उसको सर्वाइवर से शादी करने के लिए बोला गया था, और जो बच्चा उनका जन्म लेगा उस बच्चे की केयर करने के कंडीशन पे उसको बेल दी गई थी। दो केसेस हमारे पास, पहला अतुल गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड दूसरा अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ना इसकी वजह से कुछ लीगल एंड एथिकल इश्यूज खड़े हो रहे हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स अगेंस्ट सच बेल कंडीशन। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट बना रखा है वो इन बेल कंडीशन के अगेंस्ट है। एक केस था अर्पणा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2021 कोर्ट, उसमें बोला गया था कोर्ट्स मस्ट नॉट फोर्स कॉन्टैक्ट बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द सर्वाइवर। अर्पणा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, ये एक सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोर्ट जो है वो कभी भी कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं करेंगे अक्यूज्ड और सर्वाइवर के बीच। लेकिन वही हम देखें इन दोनों केसेस में, यहाँ पे अक्यूज्ड और सर्वाइवर के बीच क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्स किया जा रहा है कोर्ट के थ्रू। अगर आप अक्यूज्ड और सर्वाइवर को या कॉन्टैक्ट में रख रहे हो क्योंकि आपने बोला अक्यूज्ड को कि भाई आप उससे शादी कर लो, ठीक है, हम इस कंडीशन पे आपको बेल देंगे, तो भाई यहाँ पे तो क्या कॉन्टैक्ट दोनों के बीच में मेंटेन रह गया ना, ठीक है। एक और केस था कुणाल कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये केस 2017 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बेल कंडीशंस मस्ट नॉट बी आर्बिट्री, बेल के जो कंडीशन है वो आर्बिट्री नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इससे कुछ कंसर्न रेज होते हैं। यहाँ हमने दो सुप्रीम कोर्ट केसेस के बारे में पढ़ा। पहला अर्पणा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सर्वाइवर है और जो अक्यूज्ड है उनके बीच कोर्ट कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं करेगी, उनके बीच कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए बेल देने के टाइम, ठीक है। और दूसरा केस है हमारे कुणाल कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 2017 का केस है। इसमें क्या कोर्ट ने बोला था कि बेल के जो कंडीशन है वो आर्बिट्री नहीं होने चाहिए, बेल के कंडीशन आर्बिट्री नहीं होने चाहिए। अब कुछ कंसर्न रेज हो रहे हैं। क्या कंसर्न रेज हो रहा है? कोर्ट के इन हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बिहाफ पे कुछ कंसर्न रेज हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के केस के जजमेंट के बिहाफ पे नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बिहाफ पे। पहला, इट प्रमोट्स पैट्रियार्कल नॉर्म्स इक्वेटिंग अ वुमेन डिग्निटी विथ मैरिज। ये पैट्रियार्कल नॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब नॉट क्रिएटिंग, दे आर प्रमोटिंग पैट्रियार्कल नॉर्म्स, ठीक है। इसमें ना जो विमेन की डिग्निटी है उसको शादी के साथ इक्वेट कर दिया जा रहा है बेसिकली। ये कैसा रूल हुआ? आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट, बट व्हाट काइंड ऑफ रूल इज इट कि आप किसी ने किसी का रेप किया एंड यू आर टेलिंग दैट पर्सन कि अगर आप इस पर्टिकुलर विमेन से या इस पर्टिकुलर सर्वाइवर से अगर आप शादी कर लो तो फिर हम आपको उस कंडीशन पे बेल दे देंगे। ये विमेन की कोई डिग्निटी नहीं है क्या? हमने विमेन की डिग्निटी को नीचे कर दिया क्या एक मेल की डिग्निटी से? ये कुछ ऐसे पैट्रियार्कल नॉर्म्स को प्रमोट हो जा रहे हैं, ठीक, ऐसे कुछ पैट्रियार्कल नॉर्म्स प्रमोट हो रहा है, ठीक है। दूसरा है कैन कोअर्स सर्वाइवर्स इनटू अनवांटेड मैरिजेस। अब जरूरी थोड़ी है कि वो जिसके साथ रेप हुआ है वो उस पर्टिकुलर आदमी से शादी करना चाहती हो। यहाँ पे आप जो सर्वाइवर है उसको आप अनवांटेड मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हो बेसिकली के साथ देखा जाए तो। तीसरा, मे इंटरफेयर विथ लीगल ट्रायल एंड अफेक्ट सर्वाइवर्स टेस्टिमनी। अगर उस लड़की की उससे शादी हो जाती है तो क्या उसका मन मानेगा कि अपने पति को मैं जेल भिजवा दूँ? नहीं ना, ठीक है। तो ये ना सर्वाइवर का जो टेस्टिमनी है उसको अफेक्ट करेगा और लीगल ट्रायल में भी इंटरफेयर करेगा। ये 2-3 कंसर्न्स यहाँ से रेट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट फायर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉरेस्ट फायर। सो इसको हम देखते हैं ग्लोबल और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। रिसेंट वाइल्ड फायर्स कहाँ हैं? सो लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर कॉस्ट मेजर डैमेज एंड कैजुअलिटी। एक वाइल्ड फॉरेस्ट फायर आया था अभी जस्ट रिसेंटली लॉस एंजलिस में। कहाँ पे? लॉस एंजलिस इज इन यूएसए। वहाँ पे अभी जस्ट एक वाइल्ड फायर आया था जिसमें बहुत सारे डैमेज हुआ था, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई थी, ठीक है। अब हम इंडिया का कंडीशन देखते हैं। इंडिया का क्या सिचुएशन, इंडिया का कंडीशन फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड। सो 36% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट आर प्रोन टू फायर। जो 36% इंडियाज़ के फॉरेस्ट हैं दे आर प्रोन टू फायर, मतलब उनमें फॉरेस्ट फायर लग सकती है। हमारे 36% ऐसे फॉरेस्ट है जिनमें फॉरेस्ट फायर लग सकती है। कौन कहता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार था, ठीक है। और देखा जाए तो 10 टाइम इंक्रीज आया है फॉरेस्ट फायर में ओवर लास्ट 20 ईयर्स। मतलब पिछले 2 डिकेड में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है फॉरेस्ट फायर में इंडिया में पिछले 2 डिकेड्स में, यानी पिछले 20 सालों में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है फॉरेस्ट फायर में, ठीक है। और फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कितना हुआ है? सिर्फ 1.12%। फॉरेस्ट फायर 10 गुना बढ़ गया है, बस फॉरेस्ट का जो कवर है, यानी जैसे जस्ट इमेजिन ये एरिया है, ठीक है, एक एरिया है और इतनी दूर में फॉरेस्ट है, सो वी कंसिडर दिस एज फॉरेस्ट कवर, ठीक है। सो ये कितना बड़ा? ये बस 1% बढ़ा है। और इस पूरे टोटल के इसमें से 36% है, 36% दे आर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। उनमें फॉरेस्ट फायर लगने की मतलब ये है, दे आर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर, उनमें फॉरेस्ट फायर लगने का खतरा है। और पिछले 20 सालों में ये 10 गुना बढ़ा है ये खतरा। पिछले 20 सालों में ये 10 गुना फॉरेस्ट फायर बढ़ा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज क्या क्या है फॉरेस्ट फायर के। 90% जो फॉरेस्ट फायर वो ह्यूमन इंड्यूस्ड होते हैं, मतलब ह्यूमंस की वजह से होते हैं 90% ऑफ द फॉरेस्ट फायर। दूसरा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मतलब जस्ट इमेजिन दिस वाज अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड, यहाँ पे कुछ पेड़ थे, सो अब हमें यहाँ खेती करनी है, ये पूरे पेड़ है, ठीक है, ये दिस आर फॉरेस्ट, दिस आर और ट्रीज, यहाँ हमें खेती करनी है। तो क्या करेंगे? पहले वी विल कट डाउन द ट्रीज, यानी वी विल स्लैश डाउन द ट्रीज, हम उनको काट के रख देंगे, फिर स्लैश एंड बर्न, फिर हम इनमें आग लगा देंगे। और ये जब ये जल जाएंगे अच्छे तरीके से तो फिर हम क्या करेंगे, इनके जो एशेज होंगे यानी इनकी जो राख होगी वो हम सॉइल में मिला देंगे, जिससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे। सो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी एक कारण है फॉरेस्ट फायर का, ठीक है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द रीजन। तीसरा हमारा डेलिब्रेट लैंड क्लियरिंग। हम जो धड़ल्ले से पेड़ काट के ज़मीन साफ किए जा रहे हैं ना, वो भी एक रीजन है। अनअटेंडेड कैंप फायर्स, मान लीजिए कोई लोग कैंपिंग है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बॉन फायर किया, ठीक है, दे बर्न द बॉन फायर, और फिर उन्होंने ना इसको जलते ही छोड़ दिया, इसको ढंग से बुझाया नहीं। सो ये भी एक रीजन है फॉरेस्ट फायर का, ओके। सो हमने 4 रीजन डिस्कस कर लिए। पहला ह्यूमन इंड्यूस्ड 90%, दूसरा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तीसरा डेलिब्रेट लैंड क्लियरिंग, चौथा अनअटेम्प्टेड कैंप फायर्स, पाँचवा है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, राइजिंग टेम्परेचर एंड प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स इंक्रीज फायर। मतलब बेसिकली पाँचवा हमारा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से कैसे फॉरेस्ट फायर हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ड्राई स्पेल्स हैं वो बहुत लंबे हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से जब ड्राई स्पेल्स लंबे होते हैं वो पेड़ों को क्रॉस करते हैं,
पेड़ों को छूते हुए निकलते हैं तो वो क्या करते हैं ना, पेड़ों से जो मॉइस्चर होता है, उनमें जो पानी होता है वो सक कर लेते हैं और पेड़ सूख जाते हैं। और कभी भी जो सूखी हुई लकड़ी होती है उनमें आग बहुत तेज़ी से लगती है। एंड सेकेंड हमारा आता है फ्रिक्शन। अब जब पेड़ आपस में हवाओं की वजह से फ्रिक्शन मतलब घिसते हैं और फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो उनमें आग लग जाती है, और पहले से लकड़ियाँ सूखी हुई हैं और एक हल्की सी चिंगारी वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को तहस नहस कर सकती है। ओके, नाउ इम्पैक्ट क्या है फॉरेस्ट फायर का। पहला इम्पैक्ट हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। पहले तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, हमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ठीक है। और दूसरा 69 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इमिट होता है एनुअली। कितना? 69 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिट होता है सिर्फ और सिर्फ इंडिया से। ये किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये इतना सिर्फ और सिर्फ इंडिया से एमिट हो रहा है फॉरेस्ट फायर की वजह से, और ये रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक है, लॉस ऑफ इंफ्रा का लॉस मतलब कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका लॉस हो जाएगा, टूरिज्म का लॉस हो जाएगा, एग्रीकल्चर का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सोशल, ये लाइवलीहुड इम्पैक्ट करता है और पब्लिक हेल्थ भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो हमने 3 इम्पैक्ट देखे, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल। इन्वायरमेंटल हमने बायोडाइवर्सिटी हमने 3 इम्पैक्ट देखे, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल। इन्वायरमेंटल में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है और 69 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एनुअली इमिट हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक में इंफ्रा का लॉस हो रहा है, टूरिज्म का लॉस हो रहा है, एग्रीकल्चर का लॉस हो रहा है। सोशल में लाइवलीहुड इफेक्ट हो रहा है और पब्लिक हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। अब हम एक बार गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं कि सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव हैं। पहला है NAPFF, नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर। ये इंडियन गवर्नमेंट का है, ये हमने जो यहाँ से पढ़ा, ठीक है। दीज आर ऑल इंडिया, मतलब ये इंडिया से रिलेटेड था, ठीक है। पहला है नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर NAPFF। दूसरा है FFPMS, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रली सेक्टर मतलब पता है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स होते हैं उसमें जो 100% फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट को भी करना पड़ता है और कुछ कंट्रीब्यूशन सेंटर करती है, ठीक है। सो ये हमारा 4th टॉपिक भी फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट हमारा 5th टॉपिक, एक ना एजेंसी है न्यूज़ में जिसका हम नाम है USAID। इट इज़ USAID, USAID, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इट? द फुल फॉर्म इज यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। कब फाउंड हुआ था ये? 1961 में US के कांग्रेस के एक एक्ट से, कांग्रेस मतलब US के पार्लियामेंट के एक एक्ट से ये पास हुआ था, फॉर्म हुआ था 1961 में। इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करना है। अभी रिसेंट कुछ डेवलपमेंट हुई है इसमें, जैसे ऑन जनवरी 2025 जनवरी 20 2025 को जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है USA के, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ये उनका 2nd टर्म है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 90 दिन के लिए ना इसकी एड को फ्रीज कर दिया है। 90 दिन के लिए इसकी फॉरेन एड को फ्रीज कर दिया है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसमें जो ग्लोबली जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे वो रुक जाएंगे, ठीक है। USAID के जो ग्लोबली जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे वो रुक जाएंगे। इसमें इलॉन मस्क का भी नाम है, इलॉन मस्क, जो कि फिलहाल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज सजेस्टेड शटिंग USAID डाउन। उन्होंने तो यहाँ तक ये भी सजेस्ट कर दिया है इलॉन मस्क ने कि हमें USAID को ना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। थर्ड है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो प्रपोज रीस्ट्रक्चरिंग द एजेंसी। मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोज की है इस एजेंसी की। इलॉन मस्क ने क्या बोला है? उन्होंने बोला कि हमें इसके पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। वहीं ऑन द अदर हैंड मार्को रूबियो उन्होंने बोला कि हमें इसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। सो ये काम क्या करता है? ये कुछ की सेक्टर्स में काम करता है, जैसे कि हेल्थ हो गया, ठीक है। हेल्थ में जैसे HIV, एड्स, TB, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए काम करता है ये। इकोनॉमी, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए भी काम करता है ये। अब इंडिया का रिलेशनशिप कैसे रहा है? इंडिया रिलेशनशिप विथ USAID, उसका कैसा हमारा कैसा रिलेशनशिप रहा USAID के साथ? सो USAID ने हमें पिछले 10 सालों में $1.5 बिलियन प्रोवाइड किए हैं। कितना का एड? पिछले 10 सालों में $1.5 बिलियन। इंडिया ऑब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन ऑफ USAID ग्रांट्स। हमने कुछ कंडीशन को ऑब्जेक्ट भी करा है USAID ग्रांट्स के लिए, ठीक है। चलो ये हमारा 5th टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 6th टॉपिक विच इज US चाइना ट्रेड रिलेशंस। चाइना मतलब US और चाइना के ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं? जैसे ये फिलहाल इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 3 कंट्रीज़ पे बैन लगाया है। बैन नहीं, बेसिकली टैरिफ लगाया है,
ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज है? कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना, ठीक है। ये जो 3 कंट्रीज है ना, इनका यूएस के इंपोर्ट्स में बहुत हाई शेयर है। यूएस यहाँ से बहुत हाई शेयर में इंपोर्ट करता है। सो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। उसी के बिहाफ पे ये न्यूज़ था, यूएस चाइना ट्रेड रिलेशन, ठीक है। सो चाइना शेयर इन यूएस इंपोर्ट्स, चाइना का शेयर कितना है 2018 से 23 तक के यूएस इंपोर्ट्स में? 18% था। यूएस के टोटल इंपोर्ट का 18% है, ठीक है। हाईएस्ट है, ये सारी कंट्रीज में हाईएस्ट है। टॉप कौन कौन सी कैटेगरीज, मतलब टॉप कौन कौन सी कैटेगरीज है जिसमें यूएसए इंपोर्ट करता है चाइना से? पहला इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो कि 15%, पूरे वर्ल्ड से यूएसए जितना इंपोर्ट करता है उसका 15% इलेक्ट्रिकल मशीनरी यूएस सिर्फ और सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरा है व्हीकल विच इज़ अराउंड 11% एंड थर्ड इज न्यूक्लियर मशीनरी विच इज़ अराउंड 9%, ठीक है। सो ट्रेड टेंशन क्यों है यहाँ पे? ट्रेड टेंशन हो क्यों रहा है? सो यूएस इम्पोज टैरिफ ऑन चाइना ओवर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। यूएस ने ना चाइना पे टैरिफ इम्पोज किया, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया। क्यों? उसने बोला कि नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न से कुछ, दैट्स व्हाई हम ये इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और ड्रग था न्यूज़ में, फेंटानिल। आई एम नॉट गेटिंग द स्पेलिंग करेक्ट, आई डोंट नो, बट आई थिंक फेंटानिल, यू कैन सर्च अबाउट इट, ओके, व्हाट इज फेंटानिल, ठीक है। चाइना ने रिटेलिएट करा, चाइना ने काउंटर टैरिफ, मतलब यूएस ने टैरिफ लगाया तो चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया, ठीक है, रिटेलिएट में। अदर मेजर यूएस इंपोर्टर्स हैं मैक्सिको विच इज़ 14%, कनाडा विच इज़ 13%, एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ चाइना? इट इज़ 18%, ठीक है, ठीक है। सो ये हमारा 6 टॉपिक फिनिश होता है। अब हम आते हैं हमारे 7th टॉपिक पे, ठीक है। 7th टॉपिक इज अवर एआई गवर्नेंस एंड ग्लोबल एआई समिट्स। 7th टॉपिक इज अवर एआई गवर्नेंस एंड ग्लोबल एआई समिट। सो प्रीवियस एआई समिट्स कौन कौन से होते हैं? 2023 में यूके में हुआ था जिसमें एआई सेफ्टी और रेगुलेशन पे बात हुई थी, ठीक है। 2024 में साउथ कोरिया में हो रहा है जिसमें एआई के रिस्क मैनेजमेंट एंड एथिक्स पे बात हुई थी। एंड नाउ 2025 जो कि पेरिस में हो रहा है फ्रांस, जहाँ पे एआई गवर्नेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ पे बात की गई है। पहले में एआई सेफ्टी एंड रेगुलेशन में बात की गई थी जो कि यूके में हुआ था। दूसरा एआई के जो रिस्क हैं उनको मैनेज करने की बात की गई थी और एथिक्स की बात की गई थी। एआई एथिक्स एंड एआई मैनेजमेंट, एआई एथिक्स एंड एआई रिस्क मैनेजमेंट पर बात की गई थी जो कि 2024 में होता है, कहाँ? साउथ कोरिया में। एंड तीसरा हो रहा है 2025 में फ्रांस में, जहाँ पे हम बात करें एआई गवर्नेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ की। अब इंडिया की प्रायोरिटीज़ क्या है? इंडिया की एआई प्रायोरिटीज़ क्या है? पहला तो हमने एडवोकेट किया ग्लोबल साउथ इन एआई डेवलपमेंट। हमने ग्लोबल साउथ के लिए एडवोकेट किया एआई डेवलपमेंट में कि एआई डेवलपमेंट से जो फ़ायदा है उसका फ़ायदा ग्लोबल साउथ को भी बराबर हो, ठीक है। दूसरा, हमने इक्विटेबल एक्सेस की बात की है एआई के लिए, मतलब सबको एआई का इक्विटेबल एक्सेस हो, ठीक है। और तीसरा, फ्रेमवर्क फॉर एआई यूज इन डेवलपिंग नेशन। हमने एक फ्रेमवर्क की बात की है कि कैसे डेवलपिंग नेशन में एआई का यूज हो, उसके लिए एक फ्रेमवर्क की भी हमने बात की है। और हम आते हैं साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। बजट के बारे में बात कर रहे थे कि इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च के लिए कितना बजट एलोकेटेड है। सो 20,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। हमने 20,000 करोड़ एलोकेट किए हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए, ठीक है। कौन से बजट में? बजट 2025-26, बजट 2025-2026। गोल क्या है? हमें 5 SMRs चाहिए बाय 2033 तक। हमें 2033 तक 5 SMRs डेवलप कर लेने हैं, ठीक है। न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड बनाया है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे इंडिया में? पहली बात, हमारे इंडिया में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं उसमें जो मैक्सिमम पोर्शन है, मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक सेक्टर की तरफ से आती है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से आती है। प्राइवेट सेक्टर का ना बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। दूसरा, ओनली 36% ऑफ टोटल R&D स्पेंडिंग कम फ्रॉम प्राइवेट फॉर्म। देखो सिर्फ 36% आता है, बाकी का 64% कौन कर रही है? वो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिक्लाइनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम ना अपने जीडीपी का सिर्फ 0.64% ही इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कौन? इंडिया। इंडिया अपनी जीडीपी का, अपनी टोटल जीडीपी का सिर्फ 0.6% इन्वेस्ट करता है, जो कि 1995 से भी नीचे है। 1995 में हम इससे ज़्यादा करते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट है कंपैरिजन करते हैं। पब्लिक सेक्टर कितना करता है? 0.30%। एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर? 1.46%। सो कंपैरिजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग ऑन सेल्स टर्नओवर। अब हम सेल्स टर्नओवर का कंपैरिजन करते हैं। सो पब्लिक सेक्टर डज 0.30% एंड प्राइवेट सेक्टर डज 1.46%।
नाउ अब गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं साइंस में। बेसिकली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। सो इन्वेस्टमेंट इन क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, किसमें, क्वांटम कंप्यूटिंग में, एआई में और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। सेकेंड है नीड फॉर बेटर रिसर्च इंफ्रा, स्किल्ड वर्कफोर्स एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। हमें एक बेटर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें स्किल्ड वर्कफोर्स भी चाहिए और हमें एक इनोवेशन इकोसिस्टम भी चाहिए। सो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम कल मिलेंगे एग्जैक्ट 10 बजे, ठीक है, ऐसा ही सेम, एंड वी विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।